हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेखपाल के प्रैक्टिस सेट का, जिसका ये आज टेस्ट नंबर जो 3 है, इसको आज हम देखेंगे। ग्रामीण विकास के टोटल 25 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, जो कि रुक्मणी प्रकाशन से ये जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन जो है लिया गया है, ठीक है। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो उसको भी जाकर देखिए और चैनल पेज पर उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। रूरल डेवलपमेंट, और पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसका उद्गम जो है हिमालय से नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन में है गोमती, रामगंगा, बेतवा और शारदा। तो इनमें से बताना कि कौन सी नदी ऐसी है जो क्या कहते हैं कि हिमालय से नहीं हुआ उसका उद्गम स्थल, यानी कि वो हिमालय से नहीं निकलती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक तो गोमती हो गया और दूसरा है बेतवा, ठीक है। ये दोनों नदियाँ जो हैं हिमालय से नहीं निकलती है। बाकी ये रामगंगा, शारदा, ठीक है, और यमुना, गंगा, ये सारी हिमालय से नदियाँ निकलती हैं। तो आंसर इसका सी पार्ट से ही हो जाएगा, 1 और 3। अब गोमती नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो ये पीलीभीत जिले में जो है फुलहर झील से निकलती है, ठीक है। पीलीभीत में एक झील है, उसका नाम है फुलहर झील, तो वहाँ से ये निकलती है गोमती नदी, ठीक है। और बेतवा नदी जो है ये बुंदेलखंड की पहाड़ियों से होकर निकलती है, बुंदेलखंड की पहाड़ियों से जो है होकर निकलती है। तो और इसके बाद ये जो है हमीरपुर के निकट जो है यमुना में मिल जाती है, और यमुना की ये बेतवा जो है सहायक नदी है, ठीक है। बेतवा से 2 जलप्रपात भी बनाया गया है, जैसे पहला है भालकुंड जलप्रपात और दूसरा है राहतगढ़ जलप्रपात, ठीक है। बेतवा की बात करें तो इसके किनारे जो है सांची, विदिशा, ओरछा आदि शहर जो है स्थित हैं, जो कि प्राचीन नगर भी हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है सी पार्ट से ही हो जाएगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ये बताना है। तो देखिए, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बात करें उत्तर प्रदेश के, तो वो गौतम बुद्ध नगर का आता है, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। अब गौतम बुद्ध का नगर के सर्वाधिक कितना है साक्षरता, तो 82.2% इसकी साक्षरता दर है। तो इस तरीके से ये पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले स्थान पर रखता है साक्षरता दर में। और उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर की बात करें तो 67.68% आता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो है श्रावस्ती, ठीक है। श्रावस्ती जो है सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, जिसमें 46.7% साक्षरता दर है, ठीक है। कुल महिला साक्षरता दर जो है 57.18% है, और पुरुष साक्षरता दर जो है 77.28% है, ठीक है। तो ये आपको कुछ डाटा जो है याद रखना है, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है कानपुर है, सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है श्रावस्ती है, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला वो है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट इन सोशोलॉजिकल रिसर्च, ये पुस्तक किसकी है? वेपिन की, चैपिन की, एकॉफ की, या फिर बोगार्ड्स की? तो ये पुस्तक जो है चैपिन की है, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट से ही हो जाएगा। इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट्स इन सोशोलॉजिकल से रिसर्च पर बुक लिखा था, ठीक है। कुछ बुक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट, जैसे सोसाइटी बुक है, ठीक है। सोसाइटी बुक के लेखक का नाम है मैकावर एवं पेज, ठीक है। मैकाइवर एवं पेज इनके लेखक का नाम है, ठीक है। पेज इनके लेखक का नाम है। और सोशल मोबिलिटी के लेखक का नाम है इलियट मेजर एवं स्टीफन मशीन, ठीक है। सोशल चेंज के लेखक का नाम है मूर। तो इस तरीके से ये कुछ हो गए पॉइंट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में गैर परंपरागत स्रोत विकास के लिए नेडा नामक स्थान की स्थापना कब किया गया था, ये बताना है। तो नेडा का स्थापना जो है 1983 में किया गया था। नेडा का स्थापना, नेडा का फुल फॉर्म होता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म बनता है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। और ये निम्न कौन कौन से कार्य करती है, तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों और ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को प्रसारित करती है, ऊर्जा बचत के संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देती है,
ठीक है। वैकल्पिक ऊर्जा के नए स्रोत के क्षेत्र में प्रायोगिक जांच संयंत्र प्रोटोटाइप के विकास के जुड़े एक विकासात्मक प्रकृति की परियोजनाओं को बढ़ावा देना इसका मेन कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में सांसद को अपने क्षेत्र के विकास हेतु कितने रुपए सरकार से प्राप्त होते हैं या सरकार द्वारा प्राप्त होता है? तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में जो है 5 करोड़ रुपए वार्षिक प्राप्त होता है। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। ये शुरुआत कब किया गया था? तो 23 दिसंबर 1993 को जो है ये योजना शुरुआत किया गया था। और जो है 1993-94 जब योजना को लागू किया गया तब प्रत्येक सांसद को 5 लाख रुपया दिया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। जो कुछ योजनाएं हैं प्रारंभ करने की तिथि है। ठीक है, तो देखिए कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये सारी चीज़ें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण ग्रामोदय योजना, इन सारी योजनाओं को मैंने डिस्कशन किया हुआ है डिटेल में, जो जिसमें घटना चक्र के ग्रामीण विकास एवं समाज में जो ये था, और यूथ पब्लिकेशन बुक में जो है इसमें ग्रामीण विकास एवं समाज उसमें भी था, और परीक्षा मंथन में भी। तो ये सारी की सारी योजनाएं हमने उसमें बताई हुई डिटेल में। आप लोग जाकर उसको चैनल पेज पर जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से उसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना की बात करें तो ये 2001 में शुरुआत किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की स्टार्टिंग हुई थी 1999। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की स्टार्टिंग हुई थी 1997 में। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की बात करें तो 2000 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जो कि इसमें इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो किस जनजाति में शिवलिंग बांस का होता है? ठीक है, शिवलिंग बांस की जनजाति में होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, इसका सही हो जाएगा थारू। थारू में जो है शिवलिंग जो होता है वो बांस का होता है। और ये थारू जनजाति के लोग इसको महादेव के रूप में भगवान शिव को पूजते हैं। ठीक है, वह अपने उपनाम नारायण के नाम से पूजते हैं। ठीक है, शिव जी को नारायण कहते हैं थारू लोग। थारू लोग जो है हिंदू धर्म मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। थारू जो है नेपाल भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक जनजाति है। भारत के बिहार में चंपारण जिले में, उत्तराखंड के नैनीताल में, उधम सिंह नगर में थारू जनजाति पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा, तेल शोधक संयंत्र जो है मथुरा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है सी पार्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा, ये गलत है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना की बात करें तो 1954 में स्थापना किया गया था। कहाँ पर? बंगलुरु में कर्नाटक के बंगलुरु में जो है इसकी स्थापना किया गया था। तो इस तरीके से ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये एक नवरत्न कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कर्मा लोक नृत्य जो है किस जनजाति का है? तो कर्मा लोक नृत्य जो है ये खरवार जनजाति में मनाई जाती है। तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा खरवार जनजाति का। ठीक है, खरवार जो है नाच से पूर्व उपवास के पश्चात कर्मा वृक्ष या उसकी शाखा को घर के आंगन में ये रोपित करते हैं, और कर्मा पर्व के दूसरे दिन कुल देवी देवताओं को नया अन्न देकर भोग लगाते हैं। ठीक है, कर्मा लोग जो है इनका नृत्य जो है पारंपरिक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, ये बताना है। तो कालपी नगर जो है ये आपका स्थित है यमुना नदी के किनारे। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। कालपी नगर जो है यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक है, और कालपी नगर कहाँ है? तो कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है। ठीक है, और कालपी को जो है बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कालपी के पश्चिम भाग में जो है अनेक प्राचीन मकबरे हैं जिन्हें 84 गुंबज कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी की कुल कितनी आबादी है, यह बताना है, और भी परसेंटेज में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जब महिलाओं की संख्या कुल आबादी का जो है 48% है। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा 48%। और उत्तर प्रदेश की कुल आबादी की बात करें तो 19,98,12,341 है। ठीक है, इस तरीके से यूपी के उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात हो जाएगा उत्तर प्रदेश में 912। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में राज्य के परसेंटेज की बात करें महिलाओं की तो 48% आप हो ही गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडी स्थल है, मंडी ये बताना है। तो वर्तमान में टोटल 214 मंडी है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। ठीक है,
और उत्तर प्रदेश के किसानों की पहली निजी मंडी की बात करें तो वो आगरा में खुलेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार मंडी अधिनियम के द्वारा धारा 1967 में जो है बदलाव किया गया है और इसके साथ जिलों में मौजूदा कोल्ड स्टोरेज को भी उप मंडी स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है। तो उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक उन्हें कहा जाता है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। इंपॉर्टेंट है ये, और ये एग्जाम में लगभग पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका जो है बी पार्ट सी हो जाएगा, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। ठीक है, सीमांत किसान कहे जाते हैं। और अर्ध मध्यम किसान उन्हें कहते हैं जिनके पास 2 से 5 हेक्टेयर जो है भूमि होती है, उन्हें अर्ध मध्यम किसान कहा जाता है। और मध्यम किसान उन्हें कहा जाता है जिन्हें 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य जो है भूमि होती है, उन्हें मध्यम किसान कहा जाता है। बड़े किसान उनको कहते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक जो होती है भूमि, उनको क्या कहते हैं, बड़े किसान। ठीक है, 1 हेक्टेयर में लगभग ढाई एकड़ जो है ज़मीन होती है। और उत्तर प्रदेश में कुल जोतों की जो 76.9% जोतें जो है सीमांत आकार यानी कि 1 हेक्टेयर से कम वाली हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये बताना है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है कहाँ पर, तो अनुच्छेद 217 के अनुसार जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के विचार विमर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वाल्टर मार्गन थे। ठीक है, वाल्टर मार्गन थे जो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इनकी आयु कार्यकाल होता है 62 वर्ष। ठीक है, उच्च न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष होता है। वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो जस्टिस राजेश बिंदल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में आयकर अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में आयकर अधिनियम जो है 1961 में लागू हुआ था। आंसर इसका सी पार्ट सही जगह 1961 में। ठीक है, और यह अधिनियम जो है 1 अप्रैल 1962 से जो है प्रभाव आया था। कर जो है 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी को चुकाना पड़ता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण की बात करें प्रत्यक्ष कर की, तो उसमें आयकर आता है। ठीक है, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट कर है। ठीक है, संपत्ति कर एक प्रत्यक्ष कर है, निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये सारे ब्याज कर, ये सारे प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर उन्हें कहते हैं जिनको अंतिम रूप से उपभोक्ता को चुकाना होता है। अब इनको उदाहरण की बात करें अप्रत्यक्ष कर की, तो उत्पाद कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया, सेवा कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया, बिक्री कर आदि जो है सारे अप्रत्यक्ष कर के आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी होती है, दोमट, बलुई, काली या जलोढ़। तो धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो दोमट मिट्टी होती है। आंसर इसका ए पार्ट सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब देख लेते हैं बलुई मिट्टी में बात करें तो बलुई मिट्टी में जो है खीरा, ककड़ी, तरबूज इत्यादि की पैदावार होती है। कपास के लिए काली मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त होता है। और जलोढ़ मिट्टी में जो है धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि के लिए भी फेमस है। लेकिन धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी की बात करें तो वो हो जाएगी दोमट मिट्टी। धान जो कि एक खरीफ फसल है और विश्व में गेहूं के बाद धान ही सबसे अधिक उत्पादित होने वाला फसल है। ठीक है, विश्व के 3 प्रमुख धान उत्पादक देश की बात करें तो पहले स्थान पर चीन का आता है, दूसरा है भारत का। ठीक है, दूसरा है भारत का, पहला चीन है और तीसरा स्थान है इंडोनेशिया का। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल का स्थान आता है और दूसरे नंबर पर जो है उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है, चावल उत्पादन में। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो है आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। धान का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ओराइजा सटाइवा है इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, और तो ये कुछ हो गया। अब आगे देखते हैं पूसा बोल्ड किस की मतलब किस फसल की किस्म है, ये हाइब्रिड किस्म है। तो पूसा बोल्ड जो है सरसों की एक फसल की एक किस्म है। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। पूसा बोल्ड जो है सरसों की एक फसल किस्म है। सरसों के अन्य फसल किस्मों की बात करें तो पूसा वारानी हुआ, पूसा वरुणा हुआ, पूसा महक है, पूसा अग्रणी है। सरसों एक रबी फसल है। ठीक है, सरसों की अन्य प्रमुख किस्मों की बात करें तो पूसा तारक, पूसा महक, पूसा अग्रणी, पूसा मस्टर्ड 26 आदि आता है। ठीक है, इस तरीके से, और इसके लिए जो है दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है, गिरदावरी, पंचनामा, जमाबंदी, खतौनी। तो भू कृषि का रिकॉर्ड जो होता है वह गिरदावरी कहलाता है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, गिरदावरी। ठीक है, अब ये एक प्रकार का फसल सर्वे होता है जो साल में 2 बार होता है। खतौनी की बात करें तो एक किसान के पास जो है कुल
कितनी भूमि है इसका अंदाज खतौनी में होता है। ठीक है। जमाबंदी की बात करते हैं तो जमाबंदी जो है किसान की समस्त भूमि का विवरण एक ही रजिस्टर में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ किया गया था महात्मा गांधी के जन्म के दिवस पर। तो आंसर इसका इसी पार्ट से हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी कार्यक्रमों को आपस में मिला दिया गया है। अब जल संभरण प्रबंधन के कार्यक्रम के तहत जो है ये जो तीनों जो ऊपर कार्यक्रम है इनको तीनों को मिला दिया गया है। सूखा प्रवण क्षेत्र मरुस्थल विकास कार्यक्रम और एकीकृत बंजर विकास भूमि कार्यक्रम को मिलाकर एक कार्यक्रम बनाया गया है। ठीक है। जल संभरण प्रबंधन जो है पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, इससे जो है भूमिगत जल को नीचा होने से रोकता है। ठीक है। वनोरोपण जो है मृदा और बाढ़ को रोकता है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है डी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जनपद कौन सा है, जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश से जो है सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जिला जो है वो है देवरिया। ठीक है। देवरिया इसका आंसर हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोहिया ग्रामीण आवास योजना जो है किस राज्य की योजना है। लोहिया ग्रामीण आवास योजना जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो निम्न में से किसका संबंध जो है मनरेगा से नहीं है। ठीक है। तो मनरेगा से किसका संबंध नहीं है, तो ये स्वयं का संबंध नहीं मनरेगा से। बाकी ई सक्षम, एबीपीएस और सिक्योर ये तीनों मनरेगा से संबंधित है। ठीक है। मनरेगा जो है कब स्टार्ट किया गया था, तो 2 फरवरी जो है 2006 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें स्वयं का पूर्ण रूप क्या होता है, तो स्वयं का पूर्ण रूप होता है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। ठीक है। ऑनलाइन शिक्षा का यह एक माध्यम है स्वयं। सिक्योर का फुल फॉर्म होता है स्टडी फॉर एस्टिमेटेड कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। ई सक्षम एक नई पीढ़ी, एक नई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। एबीपीएस आधार आधारित जो है भुगतान प्रणाली होता है। मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है। नरेगा जिसको कहा जाता है, नरेगा जो है 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया था और इसमें क्या है 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है सरकार द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में संपत्ति का अधिकार एक है। क्या हो गया है संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। तो भारत में संपत्ति का अधिकार जो है अब विधिक अधिकार के अंतर्गत आ गया है, कानूनी अधिकार के अंतर्गत आ गया है। तो इसका आंसर बी पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर जो है विधिक अधिनियम बना दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया। पहले ये संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था और ये कब किया गया 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत जो भाग 12 के अनुच्छेद 300 कामयाबी जोड़ दिया गया है। ठीक है। और ये पहले कहाँ था, तो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो है वर्णन किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है खाद मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो खाद मिट्टी जो है ये पाई जाती है बाढ़कृत मैदान में। ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा बाढ़कृत मैदान में। ठीक है। यह मिट्टी जो मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाया जाता है, पाटा जाता है। ठीक है। और यह उपजाऊ मिट्टी होती है। यह मिट्टी जो है राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं। और भारत का मुख्य मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खांदर और बांगर। ठीक है। खांदर और बांगर 2 प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहते हैं। ठीक है। तो ये कुछ हो गई मिट्टियों की बात। तो ये था पूरा ओवरऑल आज का सेक्शन जिसमें प्रैक्टिस नंबर 3 को डिस्कशन किया गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।